हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें कि हम परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों ने भारतीय काव्य शास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो आज से हम भारतीय काव्य शास्त्र की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ जितने जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने की वजह से इन्हें ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जो भी वीडियोस आती रहेंगी उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप एसएसजे यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, काव्य की प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए काव्य के गुण बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विभिन्न आचार्यों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा का उल्लेख करते हुए काव्य की एक मान्य परिभाषा निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, चाहे इस तरह से पूछने चाहे इस तरह से पूछने चाहे, आपसे किसी भी तरह से पूछने चाहे पूछे आपसे भारतीय आचार्यों के द्वारा काव्य की परिभाषा जो दी गई है उसके बारे में बताइए, या पाश्चात्य विचारकों द्वारा या पाश्चात्य आचार्यों द्वारा या पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो काव्य की परिभाषा दी गई है उसे बताइए, उसका उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे एट लास्ट आपसे अगर पूछा जाता है काव्य की परिभाषा, ध्यान से समझिए, काव्य की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है, चाहे वो भारतीय विद्वानों द्वारा पूछी जाए, चाहे वो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पूछी जाए, चाहे आपसे दोनों के द्वारा पूछी जाए, तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। यहाँ मैं लॉन्ग में करवा रही हूँ, शॉर्ट में से तीन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक तो आपसे नॉर्मल पूछा जा सकता है कि काव्य की परिभाषा दीजिए। ठीक है, एक आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय काव्य की परिभाषा दीजिए, और एक आपसे पूछा जा सकता है काव्य की पाश्चात्य काव्य की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो आपसे अगर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पूछा जाता है तो आप नॉर्मल पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं मैंने करवाई है वो लिख के आएंगे। ठीक है, भारतीय विद्वानों द्वारा पूछा जाता है तो भारतीय आचार्य विद्वानों जो भी नाम दिया जाएगा उनके द्वारा की गई परिभाषाएं लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपसे सिर्फ नॉर्मल पूछा जाता है कि काव्य की परिभाषा बताइए, काव्य की परिभाषा का उल्लेख कीजिए, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही परिभाषाएं लिख के आनी है, चाहे आप कम कम लिखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर मैंने 4 लिखवाई है 5 लिखवाई है तो आपको भी उतनी ही लिखनी है। ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकें अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर शॉर्ट है तो आप 2 या 3 परिभाषाएं लिख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 भारतीय की लिख दीजिएगा, 2 या 3 पाश्चात्य की लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय समीक्षा के क्षेत्र में काव्य की परिभाषा का प्रश्न काव्य की आत्मा से जुड़ा है। तो देखिए, अगर हम भारतीय समीक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम भारतीय दृष्टि से काव्य शास्त्र को देखते हैं तो जो काव्य की परिभाषा है वो किससे जुड़ी हुई है? काव्य की आत्मा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? काव्य की आत्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा किससे जुड़ी हुई है? काव्य की आत्मा से। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप याद करते चलिएगा, ध्यान देते चलिएगा, आधा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा अगर आप साथ साथ समझते हुए चलेंगे तो। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका विवेचन रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि आदि विभिन्न संप्रदायों द्वारा हुआ। देखिए, जब हम काव्य की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस चीज से जोड़ रहे हैं? काव्य की आत्मा से, यानी कि काव्य की आत्मा क्या है। ठीक है, और अगर हमें ये जानना है कि काव्य की आत्मा क्या है तो काव्य की आत्मा बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजों को बताया है। ठीक है, तो किसी ने बताया है कि काव्य की आत्मा क्या है? रस है। किसी ने कहा कि काव्य की आत्मा अलंकार है। किसी ने कहा काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। किसी ने कहा काव्य की आत्मा रीति है। किसी ने कहा काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग काव्य की आत्मा मानी। ठीक है, तो एक मत होके नहीं मानी, अलग अलग मानी है। तो अगर हम जब आगे आगे पढ़ेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र में आगे जाएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आगे जाएंगे, तो हम अलग अलग चीजें देखेंगे। तो हम रस को काव्य की आत्मा क्यों कहा गया, अलंकार को काव्य की आत्मा क्यों कहा गया, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा क्यों कहा गया, इस तरीके से सभी चीजों को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। ठीक है,
इन संप्रदायों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न आचार्यों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए जो ये अलग अलग संप्रदाय से प्रभावित हुए हुए अलग अलग आचार्य थे, तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं भी हमें आगे सामने रखी हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि अलग इन संप्रदायों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न आचार्यों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आचार्य बदले वैसे वैसे परिभाषाएं भी बदली, क्योंकि किसी ने रस के अनुसार दी, किसी ने अलंकार के अनुसार दी, किसी ने ध्वनि के अनुसार दी, तो अलग अलग आचार्य थे, अलग अलग परिभाषाएं भी हमारे सामने आई हैं। ठीक है, तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के संदर्भ में गंभीरता पूर्वक विचार किया। देखिए ऐसा नहीं है कि जब काव्य शास्त्र की बात आई तो सिर्फ भारतीय विद्वानों ने ही काव्य शास्त्र को पढ़ा या भारतीय विद्वानों ने ही काव्य शास्त्र पे आलोचना की, टिप्पणी दी, परिभाषाएं दी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय आलोचकों के साथ, भारतीय आचार्यों के साथ पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य आचार्य जो थे उन्होंने भी इस पे काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि काव्य के संदर्भ में क्या किया है, गंभीरता पूर्वक विचार किया है, यानी कि उन्होंने भी काव्य को मजाक में नहीं लिया, काव्य शास्त्र पे विचार किया है। और गंभीरता पूर्वक विचार करने का अर्थ है कि उस पर भी उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उस पर उन्होंने अच्छे से रिसर्च की है। ठीक है, तो भारतीय आचार्यों ने जहां काव्य में रस, अलंकार आदि की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। देखिए जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि भारतीय आचार्यों ने क्या किया कि काव्य की आत्मा माना, काव्य की परिभाषा को किससे जोड़ा, काव्य की आत्मा से। और काव्य की आत्मा किसे किसे माना, रस को माना, अलंकार को, वक्रोक्ति को, गीति को, ध्वनि को, अलग अलग चीजों को, औचित्य को भी माना गया है। तो अलग अलग चीजों को काव्य की आत्मा माना। तो जहां पाश्चात्य जो भारतीय आचार्य हैं उन्होंने क्या कहा, रस, अलंकार आदि को काव्य की आत्मा माना, उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया। वहीं पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा, भाव, कल्पना, बुद्धि तत्व, शैली तत्व पर अधिक ध्यान दिया। किस किस पे, चार चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया। किस पे, भाव पे, कल्पना पे, बुद्धि तत्व पे और शैली तत्व पे। चारों तत्वों को याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है तभी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए पाश्चात्य विद्वानों ने किस किस पे ध्यान दिया, भाव, कल्पना, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आपकी डेफिनेशन भारतीय आचार्यों द्वारा। भारतीय आचार्यों के द्वारा अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले जो हमारे में नाम आता है वो आता है भगत मुनि का। आप सभी ने भगत मुनि का नाम सुना ही होगा। ठीक है, भगत मुनि ने क्या किया है, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र, क्या है ये, नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है इनका। ठीक है, उसमें नाटक के प्रसंग में कोमल और ललित पदों में रचित काव्य रचना को शुभ कहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। भगत मुनि का ग्रंथ कौन सा है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है, भगत मुनि का है। ठीक है, तो भगत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के प्रसंग में कोमल और ललित पदों में रचित काव्य रचना को शुभ कहा है। ठीक है, वस्तुतः भगत मुनि का कथन काव्य की परिभाषा के रूप में नहीं है, यानी कि भगत मुनि ने जो कथन दिया है, जो बात कही है, वो काव्य की परिभाषा के रूप में नहीं है। इसमें काव्य की प्रशस्ति मात्र है और इनका लक्ष्य नाट्य विशेष है, सामान्य काव्य नहीं। यानी कि इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने जो यहाँ पे ये परिभाषा दी है, यानी कि कोमल और ललित पदों में जो काव्य रचना की है, ये क्या है, ये काव्य की प्रशस्ति मात्र है और इसका लक्ष्य क्या है, नाट्य विशेषता है, यानी कि नाटक के लिए से प्रयोग किया जाएगा, ना कि काव्य के लिए। ठीक है, सामान्य काव्य के लिए ये नहीं है, नाटक के लिए है। ठीक है, और कैसे, पद मतलब नाटक को गद्य शैली में न लिख के पद्य शैली में अगर लिखा जाए तो वो कहते हैं कि कोमल और ललित पदों में अगर नाटक की काव्य रचना की जाए तो वो क्या है, शुभ है। ठीक है, तो ये काव्य की प्रशस्ति मात्र है और इसका लक्ष्य क्या है, नाट्य विशेष है, सामान्य काव्य नहीं। यानी कि इन्होंने इसलिए नहीं कहा है कि काव्य के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, समझिए बात को कि अगर हम किसी नाटक को लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी नाटक को लिखते हैं तो वो नाटक आप गद्य में ना लिख के पद में लिखें।
ठीक है, क्योंकि हमारा पुराना समय था, अगर हम रीति काल तक के देखें तो कोई नाटक वगैरह अगर लिखा भी गया है तो पद में लिखा गया, पद को महत्व ज्यादा दिया गया है उस समय में गद्य के मुकाबले। ठीक है, तो भरत मुनि भी क्योंकि बहुत पहले के थे, ठीक है, शुरुआती समय के थे, शुरुआती ईस्वी के थे, तो उस समय में उन्होंने क्या किया, पद को ज्यादा महत्व दिया। तो वो ये कहते हैं कि कोमल और ललित पदों में अगर काव्य रचना की जाती है तो वो शुभ होती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आते हैं भामा। भामा क्या कहते हैं कि भामा ने काव्य की परिभाषा यह कहकर दी है कि जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो वह काव्य है। तो उन्होंने काव्य किसे माना है, अर्थ और शब्द जिसमें दोनों ही समाहित हो वो क्या है, काव्य है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने किस पंक्ति का प्रयोग किया है, भामा कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों एक साथ जिसमें है वो क्या है, काव्य है। फिर देखिए दंडी आते हैं, दंडी कहते हैं, दंडी ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है कि इष्ट अर्थ से विभूषित पद समूह ही काव्य शरीर है, यानी कि जिस काव्य में इष्ट अर्थ है, यानी कि जिस काव्य का कोई अर्थ है, ठीक है, वही पद समूह क्या कहलाएगा, काव्य कहलाएगा, काव्य शरीर है यानी कि काव्य कहलाएगा। इसके लिए इन्होंने कौन सी पंक्ति का प्रयोग किया है, शरीर दावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, शरीर दावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, आगे देखिए मम्मट। मम्मट कहते हैं संस्कृत में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिभाषा मम्मट की है, यानी कि संस्कृत के जो आचार्य हैं, संस्कृत में अगर हम देखें तो सबसे जो प्रसिद्ध परिभाषा है या सबसे ज्यादा मानी जाने वाली जो परिभाषा है वो किसकी है, मम्मट की है। उन्होंने उस रचना को काव्य माना है जिसके शब्दों और अर्थों में दोष तो नहीं हो, यानी कि एक ऐसी रचना जिसके शब्द अर्थ में कोई हमें दोष ना मिले किंतु गुण अवश्य हो, और गुण जरूर होना चाहिए उसमें, चाहे अलंकार कहीं कहीं पे ना भी हो, यानी कि एक ऐसी काव्य रचना जिसमें अलंकार का प्रयोग भले ही कम हो या ना हो लेकिन शब्दों और अर्थों में दोष नहीं होना चाहिए और गुण अवश्य होने चाहिए। तो वो कहते हैं, इसके लिए देखिए पंक्ति का प्रयोग की है, तच्छोषो शब्दार्थो सगुणान अवलंकृति पुनः क्वपि। ठीक है, आगे देखिए, आप लोगों की समझ आ रहा है ना, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर समझने में कोई दिक्कत हो, मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार सुनिएगा। अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं उसे पीछे जाइए, उसके बाद दोबारा से चलाइए, दोबारा से प्ले कीजिए और उसके बाद फिर देखिए। ठीक है, और आपको समझ आएगा। ठीक है, दोबारा से सुनिए, दो बार सुनिए, चार बार सुनिए, आपको समझ आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, टेलीग्राम ग्रुप पे आप बात कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, बाकी मैं हूँ वहां पे, मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए विश्वनाथ। विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। विश्वनाथ रसवादी थे, अतः उन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। किसे कहा है, रसात्मक वाक्य को, यानी ऐसा वाक्य जिसमें रस हो वही क्या है, काव्य है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, ये कैसे कवि थे, रसवादी कवि थे, यानी कि ये रस को महत्व देने वाले कवि थे। आगे देखिए पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ को प्रधानता दी है। किसे दी है, रमणीय अर्थ को प्रधानता दी है। उनका कथन है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। किसका, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। इसके लिए पंक्ति दी गई है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रमणीय का अर्थ है मन को रमने वाला या लीन कर देने वाला। रमणीय का अर्थ है क्या है, मन को हर लेने वाला, मन को रमने वाला, यानी कि जो आपके मन को भा जाए। ठीक है, रस में भी मन आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। क्या होता है, जब किसी पंक्ति में रस की अनुभूति होती है तो क्या होता है, मन आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। देखिए रस क्या होता है, रस से हमारी भावना का पता चलता है। ठीक है,
अगर श्रृंगार रस है, ठीक है, उसमें संयोग है तो हमें खुशी होगी, अगर वियोग रस है तो हमें दुख होगा पढ़ते हुए। तो ये रस जो होता है वो हमारी भावना पे सीधा सीधा आपकी भावना पे वार करता है। वीर रस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप में कहीं ना कहीं वीरता की भावना उत्पन्न होगी, वियोग रस पढ़ेंगे तो आप में वियोग की भावना उत्पन्न होगी, गौधिक रस पढ़ेंगे आप में गुस्से की भावना उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से जो भी आप रस पढ़ते हैं तो आप में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है, भावनाओं को उत्पन्न करता है, ठीक है रस। तो गम्यता में रस का भाव भी निहित है और चमत्कार का योग भी। पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा में गम्यता का समावेश कर उसे अत्यंत व्यापक बना दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी में गीतिकाल के आचार्यों ने काव्य की परिभाषा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें कोई मौलिकता ना होकर अधिकतर संस्कृत के आचार्यों के मतों का ही प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, हिंदी के गीतिकाल के जो आचार्य हमारे पास रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं हिंदी के गीतिकाल के आचार्यों के बारे में, तो काव्य की परिभाषा के संबंध में वो जो भी विचार व्यक्त करते हैं उनमें कोई भी मौलिकता नहीं, यानी कि कुछ भी नया नहीं है। अधिकतर जो हमारे संस्कृत के आचार्य हैं उन्हीं के मतों का प्रभाव उसमें दिखाई पड़ता है, यानी कि संस्कृत के आचार्यों ने जो भी मत दिए हैं, जो भी बात कही है, उन्हीं की बातों को घुमा फिरा के उनकी बातों पर विचार करके अपने मत दे दिए गए हैं, ठीक है। कुछ भी हमें मौलिकता यानी कि नया यूनिक हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, मैंने जैसा कि आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनसे जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी तथ्य, कोई भी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम जहां भी आ जाए उस चीज को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, ठीक है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहते हैं कि आधुनिक काल में भी कविता के संबंध में लिखा गया है। क्या किया गया है? आधुनिक काल में भी कविता के संबंध में लिखा गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ रीतिकाल तक कविता के बारे में लिखा गया, आधुनिक काल में भी कविता के बारे में लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रागात्मक तत्व को प्रधानता देते हुए काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। किसे महत्व दिया है? रागात्मक तत्व। रागात्मक तत्व से क्या समझते हैं आप? रागात्मक तत्व मतलब जब हम किसी कविता को लिखें तो उसमें एक राग हो, लय हो, ठीक है। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो वो कविता के फॉर्म में लगे, जैसे हम कहते हैं ना कि कविता में जो लास्ट की लाइनें होती है, जैसे आना जाना, ठीक है, खाना पीना, इस तरीके से अगर हम दो चीजों को मिला दें, ठीक है, जो लास्ट में आपका लय एक आनी चाहिए, एक राग आना चाहिए, वही उस चीज को ये महत्व देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। कह सकते हैं तुकांत, तुकांत शब्द याद नहीं आ रहा था, तुकांत अगर बनता है, तुकांत बनने से क्या होता है, एक लय आती है, एक राग आता है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक है, आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, यानी कि जब आत्मा मुक्त होती है तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब आत्मा मुक्त होने से यहाँ पे क्या मतलब है? जब आत्मा किसी चीज से बंधी नहीं रहती, वो मुक्त हो जाती है, उसे अच्छा बुरा, सुख दुख, अपना पराया कुछ नहीं लगता, सबको वो एक समान लेती है, ठीक है। उस समय क्या होती है? हमें ज्ञान दशा प्राप्त होती है, ज्ञान दशा कहलाती है। उसी तरह जब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है, ठीक है, हृदय की मुक्त अवस्था जो होती है वो रस दशा कहलाती है, यानी कि हृदय मुक्त होकर हमारे मन में जो भी भावना आ रही है हम उसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, और किसमें? एक राग में लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। मुक्त होके लिखना है, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना कि हम ओवरफ्लो हो जाए, नहीं, एक भावना को कंट्रोल करते हुए और हमारे मन में जो भी भावना आ रही है उसे एज इट इज पेपर पे लिख देना, ठीक है, वो क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, यानी कि हृदय को मुक्त करने के लिए मनुष्य की वाणी जो भी शब्द विधान करती आई है, यानी कि हमारी वाणी जो भी शब्द बोलती है, जो भी शब्द बनाती है, जो भी शब्द निकालती है, उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। इससे क्या होता है? कविता सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पे ही मतलब प्रभाव डालती है। अगर आप कविता लिख रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे प्रभाव डालेगा। अगर आप कविता लिख रहे हैं तो वो प्रभाव पढ़ने वाले पर भी जाएगा, यानी कि जब उस कविता को सामने वाला पढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि आप अगर एक वीरता की कविता पढ़ते हैं तो आप में भी वीरता की भावना आती है। अगर हम झांसी की रानी वाली कविता पढ़ते हैं, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, अगर हम पढ़ते हैं बुंदेले हक बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली गानी थी, तो अगर हम इस पूरी कविता को पढ़ते हैं, आप एक सांस में से पढ़ते चले जाइए। अगर आप इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, 2 पेज की 3 पेज की कविता है, अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप में भी वीरता की भावना उत्पन्न होती है। तो वो चीज क्या होती है कि जब हम कोई कविता लिखते हैं तो सिर्फ वो कविता हमारे ऊपर ये प्रभाव नहीं डालती, वो पढ़ने वाले पे भी प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी शब्द जो हमारे हृदय को मुक्ति की ओर ले जाए, वही क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। आगे देखिए, बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय जी ने जो परिभाषा दी है वह लगभग सभी परिभाषाओं का समन्वित रूप है, यानी कि सभी तरीके की जो परिभाषाएं दी गई हैं उन्हें मिला जुला के एक परिभाषा तैयार की है, वो बाबू गुलाब राय जी ने की है। वो कहते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शुद्ध व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई शय की प्रिय स्वरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। देखिए, काव्य क्या है, संसार के प्रति कवि, यानी कि संसार में जितने भी कवि हैं उनकी भाव प्रधान यानी उनकी भावनाओं से जुड़ी, ठीक है, किंतु शुद्ध व्यक्तिक संबंधों से मुक्त, यानी कि शुद्ध व्यक्तिक संबंधों, यानी कि आप समझ सकते हैं लिखते हुए ओवरफ्लो ना होना, कि ऐसा नहीं है कि बारीक से बारीक भावनाओं में आप चले गए और बहुत ज्यादा आपने ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। तो भावनाओं में बहना नहीं है, लेकिन क्या कि प्रत्येक कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई शय की प्रिय रूप स्वरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। कहने का अर्थ सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो काव्य क्या है, जितने भी कवि हैं, यानी कि अगर आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, अगर हम कभी भी कवि बन सकता है ना। अगर आप एक अच्छी कविता लिखते हैं, अच्छे से इस चीज में चले जाते हैं, अच्छे से आप जो भी इसके नियम है उनका पालन करते हुए कुछ लिख पाते हैं, तो आप कवि हैं। तो जितने भी कवि अगर इस संसार में हैं, तो वो कवि की कविता क्या होती है, भाव प्रधान, यानी कि आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, वो मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना, आपके मन में कोई भावना आई, ठीक है, उससे एक आपकी मानसिक प्रतिक्रिया होगी, आपको कोई याद आएगी, कोई कल्पना तैयार होगी आपके दिमाग में। सोचिए आपको किसी की याद आई, ठीक है, वो याद अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है, ठीक है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, दुखी आपको कर सकती है, खुश आपको कर सकती है। तो जिस भी तरीके की भावना आपके मन में आएगी, उससे क्या है, एक आपकी इमेजिनेशन तैयार होगी। मानसिक प्रतिक्रिया की कल्पना का मतलब आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन तैयार होगी। तो उस इमेजिनेशन से क्या होगा कि आप एक मतलब एक ढांचा तैयार करेंगे, आप एक कविता उससे रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके मन में जो भी भावना आ रही है उससे रिलेट करके आप कुछ पंक्तियां लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे, ठीक है। और प्रिय स्वरूप यानी क्या होता है, यथार्थ स्वरूप, यानी कि उससे जुड़ी हुई जो भी सच्चाई है, आपके मन में जो भी भावना आ रही है वो आप लिखेंगे, और वही प्रभाव जो है, ठीक है, वो प्रभाव जो है जब आपकी कविता में दिखेगा, पढ़ने वाले को भी दिखेगा, ठीक है, और मतलब आपको तो दिखेगा ही कि आपने लिखा है उस चीज को सोचते हुए, पढ़ने वाले को भी पता चलेगा कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, आपके मन में उस समय क्या चल रहा था, आपकी भावनाएं क्या थी, ठीक है। तो वही क्या है, वही अभिव्यक्ति है, ठीक है, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, यानी कि उन भावनाओं का पता चलना, उन चीजों का क्लियर होना, वही क्या होती है, कविता होती है, ठीक है। अगर इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूं, आप कभी आंसू काव्य पढ़िएगा, आप बल्कि कोई भी काव्य पढ़िए, किसी भी कवि का कोई काव्य उठा के पढ़िए, तो जब आप काव्य पढ़ेंगे, ठीक है, तो आधुनिक काल के मुख्य रूप से मैं काव्यों की बात करूंगी, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो आधुनिक काल की भाषा हमारे ज्यादा समझ आती है। अगर आप कीर्ति काल या भक्ति काल वगैरह पढ़ेंगे तो वो भाषा थोड़ी सी चेंज है, फिर उसके बाद उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, देन आप समझेंगे, वो थोड़ा इतना आपको रिलेट नहीं करेगी। आप सीधा सीधा आधुनिक काल की कोई भी कविता पढ़ लीजिएगा, कोई भी कविता अगर आप पढ़ते हैं, जैसे शंकर प्रसाद जी की कोई कविता पढ़ लीजिएगा, आंसू काव्य पढ़िएगा, ठीक है, कामायनी पढ़िएगा, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो उस समय पे जो कवि के मन में चल रहा है वो इमेजिनेशन आपकी एकदम खुद तैयार हो जाएगी, ठीक है। और जब आपके दिमाग में एक
इमेजिनेशन तैयार होगी तो आपको क्या पता चलेगा कि कवि के मन में भी उस समय ये चल रहा था, वो इमेजिनेशन ये वाली बना रहा था। जब आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आ जाए देन इट मीन्स कि जो कवि है वो सक्सेस हो गया, उसने काव्य लिख दिया, उसकी भावनाओं का अगर आपको बोध हो गया। अगर कवि दुखी था तो आपने उसके दुख को समझा, आपको पता चला कि वो उस समय क्या महसूस कर रहा था, क्या लिख रहा था, कि किस तरह से कल्पना कर रहा था, ठीक है, उसकी मानसिक परिस्थितियों का ज्ञान आपको काव्य से ही हो जाएगा। वही चीज यहाँ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे देखिए पाश्चात्य आचार्य। पाश्चात्य आचार्य क्या कहते हैं? पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य की जो परिभाषा दी है वह भाव, कल्पना, बुद्धि तथा शैली तत्वों पर आधारित है, ठीक है। चारों तत्वों को याद कर लीजिएगा, कौन कौन से हैं? भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली तत्व। ध्यान रखिएगा, चारों का अभी नाम आएगा, आगे भी मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें ये चारों काम आएंगे, ठीक है। शेक्सपियर ने कल्पना को प्रधानता दी है, किंतु वर्ड्सवर्थ महोदय ने कल्पना के स्थान पर भावना का महत्व माना है, ठीक है। तो भाव को महत्व किसने दिया है? वर्ड्सवर्थ ने। और शेक्सपियर ने किसे दिया है? कल्पना को महत्व दिया है, ठीक है। वह कहते हैं काव्य शांति के समय में स्मरण किए हुए सबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। यानी कि काव्य क्या है? काव्य हम कब लिखते हैं? शांति के समय में। मानिए आप एकांत में बैठे हैं, खुद को समय दे गए हैं, उस समय जब आपने जो भी सोचा, मनोवेग मतलब आपके मन में जो आया, आपके दिमाग में जो चला, कुछ याद है। देखिए जब हम अकेले बैठे होते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं, तो आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल आएंगे, ठीक है। चाहे वो किसी से जुड़े आए, चाहे वो खुद के नहीं आए, चाहे आप खुद की गलतियों को रिपीट करें, चाहे आप मतलब खुद सोचे कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ अच्छा किया, क्या आपको करना चाहिए, आपका फ्यूचर कहाँ है, आपका पास्ट कैसा रहा, आप कुछ भी सोचे, आप शांति के समय में कुछ सोचेंगे, ठीक है। किसी को याद करेंगे, हो सकता है किसी से आपको धोखा मिला हो सकता है आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त रहा हो जो कि आपसे अलग हो गया हो, या बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें जब आपके दिमाग में आती हैं तो वो जो दिमाग में आने वाले मनोवेग यानी कि दिमाग में आने वाले ख्यालों का स्वच्छंद प्रवाह, उन्हें बहने दें, ठीक है, उन्हें बहने दें। उन ख्यालों को, उन्हें सोचें, उन्हें ख्यालों को आने दें, और उन आने वाले ख्यालों को जब आप शब्द देते हैं और उन शब्दों को जब आप कागज और कलम की मदद से पेपर पे उतारते हैं तो वो क्या बन जाता है? काव्य बन जाता है। और वही चीज कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ठीक है। वो भावनाओं को महत्व देते हैं, तो वर्ड्सवर्थ भावनाओं को महत्व देते हुए आपसे कहते हैं कि आपके मन में आने वाली जो भी भावना है वही भावना आपकी कविता को जन्म देती है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं कॉलरिज। कॉलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए कहा है, किसे प्रधानता दी है? अभिव्यक्ति को। वह कहते हैं कविता सर्वोत्तम शब्द का क्रम विधान है, ठीक है। कविता उत्तोत्तम शब्द का क्रम विधान है, यानी कि कविता जब हम करते हैं तो उत्तम से उत्तम शब्द यानी कि अच्छे से अच्छे शब्द को जब हम क्रम में लिखते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? कविता कहलाती है। यानी कि अगर आप कविता लिख रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं लिख देंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि आपके मन में जो भावना आ रही है, आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, उनको आप कुछ शब्द देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसे कागज कलम की मदद से पेपर पे लिखेंगे, कलम की मदद से क्या करेंगे? कागज पे उतारेंगे। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द कविता बनाते हैं। उन्होंने भावनाओं को महत्व दिया, किसने? वर्ड्सवर्थ ने भावनाओं को महत्व दिया। लेकिन कॉलरिज का कहना है कि जो शब्द हम तैयार करते हैं ना, वो शब्दों का महत्व ज्यादा है, ठीक है। शेक्सपियर क्या कहते हैं? कल्पना को प्रधानता देते हैं, यानी कि हमारे मन में जो कल्पना आती है वो कविता है। नहीं, कल्पना कविता नहीं है, ठीक है। कल्पना से कविता तैयार नहीं होती। जब तक आप अपनी भावनाओं को उन कल्पनाओं में नहीं मिलाएंगे तब तक वो कविता तैयार नहीं होगी। वो कविता आपके दिल को नहीं छुएगी। पढ़ने वाले के दिल को अगर कविता नहीं छूती है तो कविता बेकार है, ठीक है। आगे देखिए जॉनसन क्या कहते हैं। जॉनसन ने अपनी परिभाषा में प्रायः चारों ही तत्वों को सम्मिलित करते हुए कहा है। देखिए जो जॉनसन है उन्होंने चारों तत्वों को सम्मिलित किया, मतलब उन्होंने भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली चारों तत्वों को अपने अंदर लिया। और फिर वो बताते हैं कि कविता सत्य और आनंद के क्या? कविता सत्य और आनंद के मिश्रण की कला है, यानी कि कविता में सत्य भी होगा,
आनंद भी होगा, यानी कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप आनंद की अनुभूति करेंगे। साथ ही उसमें सत्य होगा, जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। क्या? बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप कल्पना की, ठीक है, आपने कल्पना की बुद्धि में, यानी कि आपने दिमाग में कल्पना की, समझ ली, उस कल्पना में आपने भावनाओं को जोड़ा, अपनी भावनाओं से उस कल्पना को कहीं ना कहीं जोड़ा, रिलेट किया, और उसके बाद आपने उसमें सच्चाई ले आए, क्योंकि आपने अपनी उस कल्पना में क्या करा, अपनी भावनाओं को जोड़ दिया, उससे क्या हुआ, उसमें एक सच्चाई आई, उसमें एक सत्य आया, और उस सत्य से आपने कुछ शब्दों का निर्माण किया, जिस शब्दों के निर्माण से पढ़ने वाले को क्या आया, आनंद आया, आनंद की अनुभूति हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जॉनसन का क्या कहना है कि चारों ही तत्व मेन है। ठीक है, अगर चारों में से किसी भी तत्व की कमी होगी तो कविता पूर्ण रूप से नहीं लिखी जा सकती, कविता पूरी नहीं हो पाएगी। कविता पूरी करने के लिए हमें चारों ही तत्वों की जरूरत है, यानी कि भाव की भी जरूरत है, कल्पना की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, और शैली की भी जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए, वस्तुतः श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें भाव, कल्पना, बुद्धि तथा शैली चारों तत्वों का सुंदर सामंजस्य हो। अतः इन तत्वों के समन्वय से युक्त परिभाषा ही काव्य की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा मानी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि श्रेष्ठ काव्य कौन सा है, श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली चारों ही तत्वों का सुंदर सामंजस्य। सामंजस्य होने का मतलब है चारों ही तत्व उसमें सम्मिलित होने चाहिए, चारों ही तत्व उसमें मिले होने चाहिए। अगर कोई भी तत्व एक भी तत्व अगर गायब है, एक भी तत्व की कमी है, तो वो काव्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो अतः इन तत्वों के सामंजस्य से युक्त परिभाषा ही काव्य की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा मानी जा सकती है। कहने का अर्थ है जॉनसन की जो परिभाषा है वो सबसे उपयुक्त परिभाषा मानी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जॉनसन की परिभाषा को मुख्य परिभाषा कहा गया है, तो आप कोई भी परिभाषा स्किप करेंगे, जॉनसन की परिभाषा को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे जॉनसन की परिभाषा, जॉनसन की परिभाषा को जरूर लिख के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आज की वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर ओपन कीजिएगा वीडियो बंद करने से पहले, चेंज करने से पहले, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी या कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, पूरा सिलेबस आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।